जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, यानी कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए आपके सामने मौजूद है रीडर्स चॉइस की बुक, जिसमें हम कंपनी के वित्तीय विवरण वाले चैप्टर में हम फाइनल अकाउंट के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, इन दो प्रकार की प्रॉब्लम पर वीडियो कंटिन्यू आपके पास ला रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की वीडियो पार्ट सेकेंड में आपके पास ऑलरेडी जा चुकी है। यहाँ पर बोला गया है निम्नांकित सूचनाओं एवं समायोजनाओं के आधार पर 31 दिसंबर 2020 को गुडलक लिमिटेड का आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए। अब ये क्वेश्चन आपके पास एक बार आपकी मेमोरी में फिर मैं डाल देता हूँ कि चैप्टर कौन सा है। तो यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 इस बुक में है। आपकी बुक में कौन सा नंबर होगा, कौन से राइटर की बुक आपके पास है, ये हमें नहीं पता, लेकिन इस सवाल को समझ करके आप किसी भी राइटर के बुक से सवाल आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे गुडलक लिमिटेड जो कंपनी है, इसका आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट तैयार करने के लिए कहा गया है। अब इसकी बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले इन्फॉर्मेशन तो आप देख ही रहे हैं, सारी दी हुई है। और यहाँ पर शुद्ध लाभ की गणना मशीनरी पर 10%, फर्नीचर और फिटिंग पर 15%, हरास काटने पर और देनदारों पर 5% अशोध ऋण संचिति के लिए प्रावधान बनाने के बाद की गई है। इसका मतलब इस प्रॉफिट में से सब कट गया है। शुद्ध लाभ में से वर्ष 2020 के लिए 15% लाभांश का प्रावधान भी करना है। सामान्य संचय की राशि को 75,000 तक बढ़ाना है, यानी जो हमारे पास जनरल रिजर्व है ये 75,000 होगा। लेकिन ये जो पैसा है जनरल रिजर्व का 15,000 रुपये जो एक्स्ट्रा होंगे वो मतलब 10,000 रुपये एक्स्ट्रा होंगे, क्योंकि 65 को 75 बनाना है 75, तो 10,000 रुपये का एक्स्ट्रा प्रोविज़न करना होगा, जो कि पैसा हम प्रॉफिट में से यानी इसी में से निकालेंगे। तो अभी देखेंगे पूरा सवाल कैसे बनाएंगे, बहुत फास्ट समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में 2 सवाल कवर कर लें तो बहुत अच्छी बात होगी। सबसे पहले आप इस फॉर्मेट को देखेंगे, गुडलक लिमिटेड बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2023 हमने डाला है, तो ईयर आपको यहीं मिलेगा, इसमें 2020 है। तो क्योंकि अब 2023 चल रहा है तो 2023 के बारे में क्वेश्चन लिखा हुआ आ सकता है, या 22 के बारे में, मतलब ईयर के बारे में कोई इशू नहीं है। ईयर तो आपको जो क्वेश्चन में मिले वही लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ईयर ना मिले तो आप भी यहाँ पर डैश डैश लगा दीजिए, और क्या। इसके बाद हमें यहाँ पर पार्टिकुलर्स, नोट नंबर, करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, ज़्यादातर डाटा प्रीवियस ईयर का कुछ होता नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस मिलता है पिछले साल का, बाकी तो कुछ नहीं होता है। तो स्टार्टिंग हम करते हैं, इसके पॉइंट को आप ध्यान देंगे। पहला, इक्विटी एंड लायबिलिटीज मुख्य हेडिंग होगी, उसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड्स, ये फर्स्ट इसका सब हेडिंग होगा, और इस सब हेडिंग का पहला आइटम है शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल यानी अंश पूंजी या पूंजी के नाम से लिखा होता है, तो यहाँ पर अंश पूंजी है 2 लाख। यहाँ पर अवशिष्ट याचनाएं यानी अदत्त मांगे या कॉल्स इन एरियर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, अगर वो दिया होता है तो इसमें से हम माइनस करते हैं, अगर नहीं दिया है तो 2 लाख रुपया सीधा लिख देंगे। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस सामान्य संचय का और प्रॉफिट का टोटल होता है। तो अब सामान्य संचय यहाँ पर 65,000 का है, प्रॉफिट है 44,100 रुपये, 44,100 का। इस जो 44,100 है, इसमें से डिविडेंड यहाँ पर 15% लाभांश का प्रावधान है, तो लाभांश इसी पर कटेगा पूंजी पर। 2 लाख की पूंजी है, इसका 15% 30,000 रुपये का लाभांश आता है। तो इसके लिए जब वर्किंग करेंगे तो आप देखेंगे वर्किंग नंबर 1 हमने रिजर्व एंड सरप्लस लिया,
इसमें सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस ले लिए 44,100, उसमें से डिविडेंड का 30,000 रुपये और जो जनरल रिजर्व में 10,000 रुपये ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि जनरल रिजर्व है यहाँ पर सामान्य संचय 65,000, अब उसको बनाने के लिए बोला है 75,000 बना दो, यानी 10,000 रुपये इसमें और डाले जाएंगे, तो वो प्रॉफिट में से निकाले जाएंगे। 30,000 का जो हमारे पास लाभांश है वो, और रिजर्व में 10,000 रुपये जो ट्रांसफ़र हुआ है वो, ये दोनों मिला करके 40,000 रुपये इसमें से निकल जाएगा, तो हमारा प्रॉफिट 4100 यानी 4,100 रुपये बचेगा। जनरल रिजर्व, पुराना वाला जनरल रिजर्व देखेंगे तो 65,000 है, लेकिन उसको बोला गया 75 बना दो, यानी 10,000 रुपये इसमें और जोड़ दो, तो हमारा रिजर्व 75,000 होगा। दोनों मिला करके 79,100 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 79,100 ही लिखेंगे। वर्किंग नोट नंबर हमारा यहाँ पर देखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस में आएंगे। यहाँ पर हमारी जो वर्किंग नोट नंबर है, यानी जो नोट्स टू अकाउंट है, इसे वर्किंग नोट का नाम दिया गया है। तो जो वर्किंग नोट पहले लिखते थे, अब उसे नोट्स टू अकाउंट बोला करेंगे, यानी नोट्स टू अकाउंट एक वर्किंग टेबल है। ऐसी वर्किंग टेबल जो चीज़ें हम शॉर्टकट में बैलेंस शीट में दिखाना चाहेंगे उनके बारे में विस्तार पूर्वक वर्किंग नोट में टोटल लिखेंगे, और लिख करके इसका होल सोल अमाउंट जो होगा टोटल उसको वहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो रिजर्व एंड सरप्लस का पॉइंट है 75,000 रुपये, ये हमारा जोड़ करके 4,100 प्रॉफिट में 79,100 आ गया। तो हमने यहाँ पर 79,100 ही लिख दिया है बैलेंस शीट में यहाँ पर इस प्रकार से, और उसका वर्किंग नोट नंबर 1 डाल दिया है, ये वाला नोट नंबर 1 ये जो लिखा है। अब उसके बाद हम देखेंगे अगला हेडिंग क्या है। तो अगला हेडिंग है करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। तो करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस में करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन दो ही रकम आती है। तो करंट लायबिलिटीज क्या होती है, तो करंट लायबिलिटीज में हम क्या क्या जोड़ते हैं। तो करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, इन तमाम चीज़ों को जोड़ा जाता है। तो जब करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर और बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज वगैरह, हालांकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज नहीं दिया हुआ है, ये दो रकम ही है, 47,000 है। वर्किंग नोट नंबर 2 है, तो हम यहाँ पर नोट नंबर करंट लायबिलिटीज में नोट नंबर 2 डालेंगे और इसका पैसा 47,000 लिख देंगे। इसके बाद हम शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रपोज्ड डिविडेंड, जो हमारे पास डिविडेंड हमने ट्रांसफ़र किया था पैसा, यहाँ पर 15%, इस 2 लाख का 15% 30,000 रुपये ये प्रपोज डिविडेंड था, इसको हमने प्रोविजंस की हेडिंग में, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस की हेडिंग में लिख दिया 30,000 रुपये। इसके बाद हम आते हैं एसेट्स साइड में। एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स लिखा जाएगा सबसे पहले। इसका सेकंड पार्ट होता है, मतलब सब हेडिंग फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स अगर आप ध्यान रखेंगे, अगर आपके क्वेश्चन में गुडविल लिखा हुआ है तो ये फिक्स एसेट्स का 2 पार्ट बन जाएगा, एक टेंजिबल एसेट्स, एक इनटेंजिबल। टेंजिबल यानी जो ऐसी संपत्तियां जो हमारी आंखों से दिखाई देती हैं, जैसे बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार, इस प्रकार की चीज़ें, वो टेंजिबल एसेट्स हैं। तो टेंजिबल एसेट्स यहाँ पर लिख करके उनके जितने भी मोटर कार, बिल्डिंग सिल्डिंग सब कुछ है, उन सबको वर्किंग नोट में दिखाएंगे, टोटल करके फिक्स एसेट के सामने पैसा लिख देंगे, इन मतलब टेंजिबल एसेट्स के सामने। और इनटेंजिबल एसेट्स के सामने गुडविल का पैसा आएगा, उसमें आप ब्रैकेट में गुडविल लिख सकते हैं या उसके नीचे गुडविल लिख दें, या वर्किंग नोट में गुडविल दिखा सकते हैं लिख करके। तो अब हम यहाँ पर पहुँच रहे हैं फिक्स एसेट्स में। तो किताब में हम देखेंगे कि फिक्स एसेट्स कौन कौन सी होती हैं, जिनका मैंने अभी जिक्र किया था आपसे। तो यहाँ पर डेप्रीसिएशन है, मशीन पर, फर्नीचर फिटिंग पे 2 पर डेप्रीसिएशन है। अब यहाँ पर जो हमारी फिक्स एसेट्स है वो कौन कौन सी है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, इसके बाद फर्नीचर भी है, यहाँ पर है फर्नीचर व फिटिंग। तो जिस पर डेप्रीसिएशन है उसका डेप्रीसिएशन घटाएंगे। मशीन पे और फर्नीचर पे 10%, 15% का डेप्रीसिएशन है, लेकिन बिल्डिंग पर नहीं है। तो हम यहाँ पर पहुँचते हैं, फिक्स एसेट्स लिखेंगे। यहाँ पर बिल्डिंग है, बिल्डिंग में कोई डेप्रीसिएशन नहीं, 1 लाख पूरा है। मशीन पर 10% है, 80,000 की मशीन पे 8,000 घट गया, तो 72,000 रुपये हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद फर्नीचर है, उसका 20,000 का है, उसका 15% डेप्रीसिएशन कट जाएगा, तो ये 17,000 आएगा। टोटल फिक्स एसेट्स 189,000 यानी कि 1,89,000 होगा।
हम यहाँ पर जाएंगे, फिक्स एसेट के सामने 189,000 यानी 1,89,000 लिख देंगे और इनका जो टोटल है वर्किंग नोट नंबर 4 इसी को ही हम यहाँ पर लिख देंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे, ये जो नंबर है इसी नंबर को यहाँ पर लिखा जाएगा। अब आते हैं हम नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अगर सवाल में इन्वेस्टमेंट है तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट की हेडिंग डालिए और उसके अंदर आप विनियोग लिखेंगे। 30,000 का विनियोग है तो ये रहा विनियोग आ गया। इसके बाद करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में कैश, बैंक, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड, एक्रूड इनकम ये सब होती है। इस सवाल के मुताबिक करेंट एसेट्स वर्किंग नोट नंबर 5 है। इसमें हमने क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स ये तमाम चीज़ें देखेंगे तो कौन सी क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे है, तो दिसंबर 31 का रहती है एक, तो ये क्लोजिंग स्टॉक हमारा करेंट एसेट्स है। डेटर्स हमारा करेंट एसेट्स है। इस डेटर में 38,000 में 5% इसका बैड डेट्स काट देंगे, तो यहाँ 38,000 है उसका 5% 1900 घट गया, 36,100 रुपया लिखेंगे। इसके बाद प्राप्य बिल, BR बिल्स रिसेबल और कैश, कैश ये रहा, बिल्स रिसेबल ये रहा, दोनों रकमों को हम यहाँ लिख के टोटल 1,37,100 आ गया। हमने बैलेंस शीट अब कम्प्लीटली हो चुका है। 1,37,500 वर्किंग नोट नंबर 5 करेंट एसेट्स का है, ये रहा। इसी को हम यहाँ 5 को लिख देंगे और अभी इसका टोटल भी 3,56,100, 356,100, 356,100 दोनों का हो चुका है टोटल। और पिछले साल का कोई डाटा ना होने की वजह से ये ब्लैंक रहेगा, बस एक फॉर्मेलिटी के रूप में ही लिखा जाएगा। तो इसका जो टोटल आया है बुक में आंसर मैच कर लेते हैं। इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर बुक में भी देखेंगे तो 3,56,100 है। इसके बाद हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आपने शुरू से इसको जो देखा है वो इस तरह से है, यहाँ से शुरू हुआ है और इस प्रकार से इसको हमने लास्ट तक यहाँ तक बना दिया, जिसका वर्किंग नोट नंबर यहाँ पर दिखाया गया है एक एक करके 1, 2, 3, 4 और 5। तो आपने पूरा क्वेश्चन यहाँ पे देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 पहले पढ़ेंगे फिर समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है ABC कंपनी लिमिटेड का आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए। यहाँ पर भी सब तामझाम लिखा हुआ है। सीधा सवाल करना शुरू करते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, जिससे कि कम समय में सारा कैलकुलेशन ओके हो जाए। सबसे पहले फॉर्मेलिटी के हिसाब से जैसे हम बनाते हैं ऐसे ही बनाएंगे। ABC लिमिटेड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर, जो कुछ होगा वही डेट डाल देंगे। इसमें 2020 है तो हमने यहाँ पर 31 दिसंबर तो लिख दिया है, एंडिंग 31 दिसंबर, आगे आप डेट आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग डाल देंगे। हमने 31 दिसंबर डाल दिया, आप में हो सकता है 31 मार्च 2020 हो, 21 हो, 22 हो, कुछ भी हो, वो डेट यहाँ डाल देंगे। पार्टिकुलर्स, नोट नंबर, करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर लिखेंगे। यहाँ पर रुपीज का कॉलम इस प्रकार से साइन लगा देंगे और यहाँ लगा देंगे। इसके बाद सवाल स्टार्ट करेंगे। इक्विटी एंड लायबिलिटीज मुख्य हेडिंग है, इसको सबसे पहले आपको मेन हेडिंग के रूप में लिखना है। इसके अंदर शेयर होल्डर फंड इसकी सब हेडिंग है, उसमें शेयर कैपिटल लिखना है। शेयर कैपिटल आप यहाँ पर देखेंगे लेकिन साथ में अवशिष्ट याचनाएं या अदत्त मांगे जरूर देखेंगे। शेयर कैपिटल यानी अंश पूंजी 4 लाख का है, अवशिष्ट याचनाएं 16,000 की हैं। इसका मतलब इसमें से 16,000 घटा के दिखाना पड़ेगा। इसको हमने यहाँ पर वर्किंग नोट का सहारा लिया और यहाँ पर नोट नंबर 1 लिखा और इसमें हमने कॉल सिनेरियर घटा के 3,84,000 लिख दिया। तो वर्किंग नोट नंबर 1 लिखा, 384 यहाँ आ गया। इसके बाद हम दूसरा पॉइंट लेंगे इसका रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट जानने के लिए उसमें 2 ही रकम आती है, एक तो ये शुद्ध लाभ आता है और दूसरा सामान्य संचय का हिस्सा। तो शुद्ध लाभ 1,03,800 है, इसमें 4,000 रुपये रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफ़र करने को बोला है, क्योंकि यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस 16,000 है। ये लिखा है नीचे कि सामान्य संचय की राशि को 20,000 रुपये तक बढ़ाना है, यानी इसको 20,000 रुपये करना होगा। तो 20,000 रुपये इसको करने के लिए हमें 4,000 रुपये इसमें और जोड़ना होगा, तभी ये 20,000 होगा। लेकिन वो 4,000 रुपये इसी प्रॉफिट में से निकलेगा,
इसको हम वर्किंग का रूप कैसे देंगे? तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट यहाँ लिखेंगे 1,03,800। इसमें से जनरल रिजर्व में 4,000 रुपये जो ट्रांसफ़र किए हैं उसे माइनस कर देंगे तो 99,000 यानी 99,808 रुपये आएंगे। और जो हमारा जनरल रिजर्व है वो 16,000 था, उसमें 4,000 और जोड़ के उसे 20,000 बना देंगे। ये दोनों जोड़ के 1,19,800 आएगा। वर्किंग नोट नंबर सेकेंड यानी 2 है, तो यहाँ पर पहुँचेंगे रिजर्व एंड सरप्लस वर्किंग नोट नंबर सेकेंड 1,19,800 रुपये लिख देंगे। इसके बाद नॉन करेंट लाइबिलिटीज आता है जिसमें हम डिबेंचर या बैंक लोन लिखते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर नॉन करेंट लाइबिलिटीज का आता है, उसके अंदर डिबेंचर बैंक लोन होते हैं, लेकिन नॉन करंट लाइबिलिटीज की जो सब हेडिंग है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर बैंक लोन डिबेंचर वगैरह आते हैं। इस सवाल के मुताबिक हम इसको चेक करेंगे लोन या डिबेंचर सवाल में है या नहीं। तो सवाल को ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि इसमें डिबेंचर है 60,000 रुपये का, तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिबेंचर का अमाउंट हमें दिखाना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट पर आएंगे यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 3, और इसमें हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिख के उसमें 10% डिबेंचर 60,000 का प्रेजेंट करके दिखा देंगे। तो नोट नंबर 3 है और उसमें हमारा 60,000 लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, इसलिए हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग के नाम से 60,000 रुपये लिखा और नोट नंबर 3 दिखा दिया। अब हम पहुंचते हैं करंट लायबिलिटीज में। करंट लायबिलिटीज हमारी कौन सी होती है ये तो आपको पता ही है। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स का भी हिस्सा आता है करंट लायबिलिटीज में। तो इसमें से हमारी करंट लायबिलिटीज ध्यान से देखेंगे तो एक तो क्रेडिटर्स है 1,13,800 का, दूसरा है बिल्स पेबल जो कि ये रहा 10,000 रुपये का, और कोई अमाउंट इसमें करंट लायबिलिटीज़ का नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, करंट लायबिलिटीज़ की वर्किंग लेंगे। नोट नंबर 4, ये क्रेडिटर और बिल्स पेबल दोनों जोड़ के 1,23,800 लिखेंगे, और यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 4 में यहाँ नोट नंबर 4 डाल के 1,23,800 रुपये लिख देंगे। और इसका जब टोटल करेंगे चारों अमाउंट का तो ये 6,87,600 हो गया बैलेंस शीट का टोटल। अब हम इसके सेकेंड पार्ट यानी एसेट्स में पहुंचते हैं। उसमें नॉन करेंट एसेट्स है, उसका हमारा पहला भाग फिक्स एसेट्स लिखेंगे। फिक्स एसेट्स में हमारी टेंजिबल और इनटेंजिबल दो भागों में बटेगा, क्योंकि इसमें गुडविल दिया हुआ है जो कि अदृश्य संपत्ति होती है 1.5 लाख की, तो इसलिए आँखों से दिखने वाली जो संपत्तियां हैं उन्हें टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं, जैसे मशीनरी, भूमि व भवन, फर्नीचर, बिल्डिंग, मोटर, कार, ये तमाम चीज़ें जो हमारी हैं ये हमारी टेंजिबल एसेट्स है। तो इसका हम चाहें तो इसका इतना सारा तामझाम लिखने के बजाय मैं ये पूरी कहानी यहाँ वर्किंग में दिखा सकता हूँ, यहीं लिख दूँ सीधा टेंजिबल एसेट्स, उसमें वो सारी वर्किंग लिख करके और इनका जो टोटल अमाउंट है 1, 2, 3, 4, इन चारों रकमों को टोटल करके मैं इकट्ठे यहाँ पर टेंजिबल एसेट्स सामने भी लिख सकता हूँ। लेकिन मैंने यहाँ पर भी लिख के दिखाया ताकि कभी आप दिमाग में सोचें कि वहाँ प्रेजेंट करूँ या यहाँ, तो इसको शॉर्टकट तरीका बोलते हैं, यानी कि हमारी बैलेंस शीट में दोनों मेथड सही है। तो हमने टेंजिबल एसेट्स को यहाँ लिखा और लिख करके वो बिल्डिंग है उसका डेप्रीसिएशन घटाया, मोटर कार है उसका डेप्रीसिएशन घटाया, फर्नीचर है उसका डेप्रीसिएशन, मशीन है उसका डेप्रीसिएशन, सबका डेप्रीसिएशन यहाँ पर कहा गया काटने के लिए। तो हमने जिसका जिसका बोला है, भूमि भवन पर 5%, मशीन पे 10, मोटर कार पे 25, फर्नीचर पे 15%, ये हमने काट दिया, घटा करके हमने सारी एसेट्स को यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद इनटेंजिबल एसेट्स जो अदृश्य संपत्ति वो गुडविल है जो कि 1.5 लाख रुपए का है। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग आती है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इसमें विनियोग आता है। अगर सवाल में विनियोग दिया होगा तो आपको लिखना जरूरी है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो 1,40,000 का विनियोग है। इसके बाद हमने यहाँ पर करेंट एसेट्स को लिया। करेंट एसेट्स में बहुत सारे अमाउंट हैं तो उन सभी को हम जोड़ देंगे। तो कौन कौन सी करेंट एसेट्स होती है जो यहाँ पर है, तो करेंट एसेट्स को हम टोटल चेक कर लेंगे कौन कौन से हमारी करेंट एसेट्स है, उन सभी को हम यहाँ पर एक एक करके ऐड कर लेंगे। जैसे कि सबसे पहले नंबर पर स्टॉक है 84,000 का, दूसरा नंबर है देनदार यानी डेटर्स। इस डेटर्स में हम 5% का प्रोविज़न है जिसका 5% 2600 है, उसे माइनस करके लिखेंगे। इसके बाद हमारी करेंट एसेट्स आती कैश और बैंक। उसके बाद हमारे पास बिल्स रिसेबल,
ये हमारी करेंट एसेट्स है। इन सभी का टोटल करेंगे और टोटल करके हम यहाँ पर लिख देंगे और इसको हमने वर्किंग नोट नंबर 5 में दिखाया है। तो आइए देखते हैं वर्किंग नोट नंबर 5 में किस प्रकार से इसको शो किया गया है। तो यहाँ पर हमारा करेंट एसेट्स की हेडिंग है जिसमें हमने क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, उसमें प्रोविजन फॉर बैड डेट्स घटा के लिख दिया 49,400 है, बिल्स रिसेबल, बैंक और कैश। इन सब का जो टोटल है वो है 1,71,400। इसी करेंट एसेट्स को हमने यहाँ पर लास्ट में लिख दिया और वर्किंग नोट नंबर इसका 5 है। तो यहाँ पर हमने ये 5वां नंबर जो है वो नोट नंबर इसको यहाँ पर शो कर दिया यानी दिखा दिया है। और इसका जब हम टोटल करेंगे तो इसका टोटल जो है 6,87,600 होगा। इसके बाद इधर का भी टोटल 6,87,600 है। इस प्रकार से इसकी जो शुरुआत हुई है वो यहाँ से हुई है और इसका जो समापन है वो यहाँ नहीं हुआ है, ये यहाँ हुआ है वर्किंग में। भाई कभी वर्किंग को आप इग्नोर मार दो तो इग्नोर नहीं मारना, वर्किंग ही तो इसकी जान है। नई चीज़ यही तो आई हुई है। ये ख़त्म। यहाँ पर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। इसी प्रकार की वीडियोज को पाने के लिए धीरज सर कॉमर्स क्लासेस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और नई नई वीडियोज का अपडेट्स कंटिन्यू लेते रहिए। इसमें सभी प्रकार के कॉमर्स के स्टूडेंट्स की वीडियोज आपको मिलेंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं और प्लेलिस्ट का यानी इस चैनल की प्लेलिस्ट का प्रयोग करके आप दूसरे सब्जेक्ट्स का जो है प्रॉब्लम चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपनी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो आपको सबसे हार्ड लग रहा होगा वो इस चैनल पर ज़रूर मिलेगा। लेकिन प्लेलिस्ट को ढंग से आप ओपन करेंगे। प्लेलिस्ट सब्जेक्ट वाइज बनाया गया है। सब्जेक्ट आप अपना सेलेक्ट करेंगे, उनकी तमाम वीडियोज को देखेंगे तो आपको अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अवश्य मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो भाई कमेंट कहो ना, कमेंट में बोलो उसको, कमेंट करके और फिर मैं आपको बताऊंगा उसकी समस्या का समाधान क्या है। फिर मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आपको दिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।